अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, चीन और कुछ अन्य देशों की महिलाओं को न्याय, लैंगिकता समानता, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व साहस और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के राजनीतिक सलाहकार HT इमाम का निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। सेवानिवृत्त नौकरशाह संजय कुमार को महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस्पात निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ केंद्रपाड़ा जिले में सालाना 1.20 करोड़ टन का ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को साल 2021 के लिए QS विषय रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में स्थान बनाने वाले 12 भारतीय संस्थानों को बधाई दी। NCAER के भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक 2020-21 के अनुसार जमीन का डिजिटलीकरण करने के मामले में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। कीर्ति गुप्ता, मनीषा कीर और राजेश्वरी कुमारी भारत की महिला ट्रैप निशानेबाजी टीम को काहिरा में ISSF विश्व कप के अंतिम दिन रूस के खिलाफ 4-6 की शिकस्त के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कर्नाटक और पंजाब में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। नागरिकों पर केंद्रित पहलों और सेवाओं की आपूर्ति के बंगलुरु के विकास मॉडल के चलते बंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट ने तेम्बा वाबुआ को सीमित ओवरों की टीम जबकि डीन एल्गर को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया है। राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया। न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह को 1998 में गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वे जनवरी 1999 से मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। न्यायमूर्ति सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और 1997 में उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा कि उसकी इकाई अडानी विंड एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। इस संयंत्र के चालू हो जाने से कंपनी की कुल परिचालन क्षमता 497 मेगावाट तक पहुंच गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 14,815 मेगावाट हो गई है। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच में रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। सेंटर बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना है। प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग है। PV सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक हासिल किया। महिला सिंगल्स फाइनल में PV सिंधु को विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन ने 21-12, 21-5 से पराजित किया। PV सिंधु ने सेमीफाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को 22-20, 21-10 से हराया था। PV सिंधु 13 टूर्नामेंट के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 9 मार्च 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर 4 साल काम करने का मौका मिला। मेरी पार्टी ने मुझे स्वर्णिम अवसर दिया। उन्होंने झारखंड के प्रभारी और उत्तराखंड कैडर के अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर इसे पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। वर्ष 2009 से 2014 के बीच केंद्र सरकार ने त्रिपुरा को केंद्रीय विकास परियोजनाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपए की मदद दी थी, जबकि साल 2014 से 2019 के बीच 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। गूगल ने हाल ही में विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सेलरेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के अनुसार इसे खास तौर पर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं। गूगल ने इसे वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की घोषणा की। इसके तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगी, ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। यह कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा समझौते को निलंबित कर दिया है और उस मानवीय सहायता को पुनर्निर्देशित करने का फैसला किया है जो ऑस्ट्रेलिया म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था। यह निर्णय म्यांमार सरकार के तख्तापलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में लेने के बाद लिया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या में निजी क्षेत्र में श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसमें विभिन्न रामायणों पर शोध होगा, कर्मकांड का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या महोत्सव न्यास की ओर से यदि प्रस्ताव मिला तो इसे भी दीपोत्सव की तरह ही प्रांतीकृत किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले देश में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहां धर्म, कर्मकांड और धर्मशास्त्रों की पढ़ाई होती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में संस्कृत विभाग में एक ऐसा ही प्रकोष्ठ है जहां कर्मकांड का अध्ययन कराया जाता है। उत्तरी फ्रांस के नॉर्मैंडी के कैलावाडोस में सेंटर राइट रिपब्लिकन पार्टी के एक विधिवेत्ता दसाल्ट की हत्या कर दी गई। उन्हें आखिरी बार 5 मार्च को पेरिस के पास व्यूबैस में इंटीरियर मंत्री जेरार्ड डारमेनिन और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया था। डसाल्ट एविएशन समूह पिछले 70 वर्षों से फ्रांस का एक प्रमुख विमान निर्माता है, जिसने मिराज युद्धक विमान, फाल्कन प्राइवेट जेट और अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण भी किया है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार ओलिवियर डसाल्ट वर्ष 2020 में 361वें सबसे धनी व्यक्ति थे। स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है। स्विट्जरलैंड में 7 मार्च 2021 को जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 51.2% मतदाताओं ने चेहरा ढकने पर बैन लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि ये प्रस्ताव बहुत ही मामूली अंतर से पास हुआ। स्विट्जरलैंड में रहने वाले मुस्लिम समुदाय का मानना है कि बुर्का बैन पूरी तरह गलत है और इससे दुनिया में यह संदेश जाएगा कि स्विट्जरलैंड इस्लाम विरोधी देश है। उनका यह भी कहना है कि प्रतिबंध लगाकर सरकार उनके अधिकारों को सीमित करना चाहती है।